बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। आज़ाद कश्मीर के हालिया इलेक्शन ने किसी हद तक पाकिस्तान की सियासत का रुख यानी डायरेक्शन तय कर दी है। इस हवाले से दो तीन अहम बातें सामने आ रही हैं। पहली बात यह कि खान साहब कहीं नहीं जा रहे, क्योंकि अपोजिशन का कोई इरादा मुस्तकबिल करीब में उन्हें घर भेजने का नजर नहीं आता और इलेक्शन 2023 से पहले होते हुए नजर नहीं आते। सियासी जमातें भी 2023 के इलेक्शन की बात कर रही हैं। गो बहुत से सियासी पंडित अभी भी इस बात पर कायम है कि नवंबर तब्दीली का हिस्सा है। अब खास साहब अपनी तमाम तर नाकामियों खामियों के बावजूद लगता यूं है कि इक़्तिदार की मुद्दत मुकम्मल करेंगे। ये सवाल अलग है कि वो एक कामयाब सियासतदान या कामयाब वज़ीर-ए-आज़म हैं या नहीं। बहुत से लोगों का ख्याल ये था और शायद अब भी है कि हुकूमत अपनी नाकामियों के बोझ से गिर जाएगी, लेकिन 3 साल गुजरने के बाद लगता यूं है कि अपोजिशन अपने बोझ के नीचे दब कर रह गई है। किसी हुकूमत को इतनी ताकतवर अपोजिशन कभी नहीं मिली जो कई साल इक़्तिदार में रही हो, तजर्बाकार हो, बिला शिरकत गैरे हुक्मरानी कर चुकी हो, इंतजामी अमूर और सियासी मामलात पर गिरफ्त रखती हो, और सबसे अहम बात यह कि ये वो अपोजिशन है जिसका वोट बैंक हुकूमत से कहीं ज्यादा है। तो लगता यूं है कि अपोजिशन खुद अपनी जिसामत के बोझ तले डब गई है। पीडीएम बनी तो हुकूमत दबाव में आ गई थी। लॉन्ग मार्च, धरने और बड़े बड़े जलसे करने के बाद भी अपोजिशन हुकूमत गिराने में नाकाम रही है या फिर गिराना नहीं चाहती थी। अब मेरे जैसे बहुत से दिल जले तो ये कहते हैं कि असल ताकत तो एस्टेब्लिशमेंट है, वो लोग हैं जो कि पसे पर्दा है। अगर वो मदद ना करते, वो गैबी कुव्वतें जो खास साहब को इलेक्शन 2018 में सपोर्ट ना करती, तो खास साहब ना इलेक्शन जीतते ना इक़्तिदार में आते। आज भी असल हुकूमत उन्हीं की समझी जाती है और आज भी जब भी अपोजिशन किसी मुश्किल में गिरफ्तार होती है या इलेक्शन हारती है तो इल्ज़ाम सीधा उन्हीं पे जाता है। खान साहब पे कोई इल्ज़ाम नहीं जाता। खान साहब तो वो कहते हैं खान साहब एक बहाना है, असल निशाना कोई और है। तो फिर खान साहब को भी दाद देनी चाहिए कि उन्होंने चाहे इस्तेमाल होकर कुछ भी किसी भी तरीके से अपनी हुकूमत बना ली और अपनी हुकूमत को चलाए जा रहे हैं। अब 3 साल में अगर हुकूमत की कारकर्दगी देखें तो नाकामियों के सिवा कुछ नजर नहीं आता। हर तरफ तबाही तबाही नजर आती है। हर तरफ वो कहते ना, हर तरफ बर्बादियों की दास्तान है, मगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है। नवाज शरीफ पाकिस्तान के मकबूल तरीन रहनुमा है। ये बात किसी को अच्छी लगे बुरी लगे, समझ आए ना आए, अवाम उनके साथ हैं, लेकिन वो खुद पाकिस्तान में नहीं है, खुद बाहर बैठे हैं। शहबाज शरीफ पार्टी के सदर हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में शिकस्त के बाद से वो पर्दा नशीन है, बल्कि इलेक्शन मुहिम में भी उनकी खामोशी खासी हैरान को नहीं। तो इस हवाले से बहुत से सवालात भी ज़ेरे गर्दिश है। मौलाना फजलुर रहमान जो एक तहरीक लेके चले थे, वो सियासी दगाबाजियों के बाद जख्म खोरदा है, वो भी उठने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। बिलावल भुट्टो 11 सीटें जीतकर खुश हैं। उनके लोग ये कह रहे हैं कि उनसे ज्यादा सीटों का वादा किया गया था, लेकिन चले हमें 11 सीटें मिल गई तो उस पर भी हम बड़े खुश हैं। आफरीन है उस जमात पर जो ये कहती है कि धांधली हुई है, अवाम के वोटों पर डाका मारा गया है, मगर फिर भी आराम से घर बैठी है। तो कोई माने या ना माने, मुझे यूं लगता है कि मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर इलेक्शन हारने के बाद किसी वाज़िया हिकमत अमली का ऐलान नहीं कर सकी। और सबसे ज़्यादा हैरानकुन बात तो खुद नवाज शरीफ और उसके बाद शहबाज शरीफ, इन दोनों की खामोशी है। इस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और ये भी हैरानकुन बात है कि इंतखाबी नताइज के खिलाफ एहतजाज का ऐलान तो किया गया, लेकिन इसका ना कोई रोड मैप है कि कब कहाँ और कैसे एहतजाज होगा, ना कोई डायरेक्शन है। जबकि एहसन इकबाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कह दिया है कि वो 2023 के इलेक्शन में अगर इसी तरह की धांधली हुई जैसी कश्मीर के इलेक्शन में हुई तो खून खराबा होगा। इसका मतलब ये है, जो कहते हैं बैनुल सतूर शायर ये कहना चाहता है कि जनाब अब 2023 के इलेक्शन में ही बात होगी। ये बात तो सबको मालूम है कि खान साहब का इक़्तिदार खान साहब की जहानत की वजह से नहीं है, बल्कि अपोजिशन की नलायकियों की वजह से है। अपोजिशन की नलायकियों की मरहून मिन्नत है, जो ये समझते हैं कि खान साहब अगर 5 साल पूरे कर लेंगे तो उनसे खान साहब की जान छूट जाएगी।
तो सवाल ये है कि क्या कभी पाकिस्तान में इलेक्शन कारकर्दगी की बुनियाद पर लड़ा या जीता जा सकता है? खुद सियासी जमातें हर इलेक्शन को, खा वो बड़ा इलेक्शन हो या आज जो सियालकोट में छोटा सा एक इलेक्शन हो रहा है, ये तासर दे रही है कि कोई अनदेखी कुव्वत है जो मुदाखलत कर रही है, धांधली हो रही है, तो फिर वो इलेक्शन हुकूमत जीते या अपोजिशन जीते, इसे ट्रांसपेरेंट कौन कहेगा? अब सब मिलकर ये साबित करने में लग जाते हैं कि इंतखाबात शफाफ नहीं है, खा वो आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हो या फिर सियालकोट में। तो फिर किसके खिलाफ तहरीक, कौन सा लॉन्ग मार्च, कौन सा धरना, कौन सा एहतजाज? देखिए, एक बड़ी तल हकीकत है, रियलिटी है कि ताकत का मुकाबला हमेशा ताकत से किया जाता है, कमजोर ताकतवर से मुकाबला नहीं कर सकता। तो इसमें कोई शक नहीं कि मुस्लिम लीग नून के पास एक बहुत बड़ी ताकत है, वो है अवाम की सपोर्ट, वोटों की ताकत। नवाज शरीफ पॉपुलर रहनुमा है और हर बाई इलेक्शन जो जीत के दिखा चुके हैं, उनके जलसे आप देख लें, तो वोटों की बहुत बड़ी ताकत है। आज़ाद कश्मीर में भी इलेक्शन हारने के बावजूद मुस्लिम लीग नून ने 5 लाख वोट लिए। अब लाख लोग ये कहें कि खास नवाज शरीफ का बयानिया जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है इसलिए वो हार गए, लेकिन जो 5 लाख वोट उन्हें आज़ाद कश्मीर में मिले, क्या वो नवाज शरीफ का जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया था उसकी वजह से मिले? क्या इसको ये समझा जाए, ऑन रिकॉर्ड ये रख लिया जाए कि चूंकि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ 5 लाख लोग समझते हैं कि नवाज शरीफ ठीक बात कर रहे हैं, तो ये जो वोटों की तकसीम है कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट और एंटी प्रो एस्टेब्लिशमेंट, ये तकसीम ही असल में पाकिस्तान के लिए बहुत अलार्मिंग और खतरे की बात है। अब मुस्लिम लीग नून के पास वोटों की ताकत है, इस ताकत को इख्तिदार में तब्दील करना यही सियासत होती है, यही सियासी लीडरों का काम होता है। अगर लीडर कंफ्यूज हो तो ये ताकत ज़ाया हो जाती है। अब मुझे नहीं पता कि जो मकबूलियत, जो ताकत आज नून लीग के पास नजर आती है वो अगले इलेक्शन तक इंटैक्ट रहेगी या नहीं रहेगी। नून लीग अपने वोटर और सपोर्टर की मायूसी को उम्मीद में कैसे बदलेंगे? हकीकत ये है कि इस वक्त नून लीग का वोटर और सपोर्टर खासा मायूस है। वोटर और सपोर्टर अपनी पार्टी से एफिलिएशन नहीं बदलते, लेकिन वो अगर खामोश होकर बैठ गया तो ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। 28 जुलाई 2017 ये वो दिन है जब साबिक वज़ीर आज़म और इस मुल्क में 3 बार वज़ीर आज़म रहने वाले नवाज शरीफ को एक अदालती फैसले के जरिए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, नाअहल करार देकर ईवान इक़्तिदार से बाहर कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में नवाज शरीफ को अकामा रखने और ख्याली तनख्वाह न लेने का कसूरवार ठहराया गया। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने पनामा केस की समाअत की थी। ये पनामा लीक्स केस बड़ा मशहूर केस था। 21 जुलाई 2017 को इसका फैसला महफूज हुआ और 28 जुलाई जब जुम्मे का रोज़ था ये फैसला दोपहर के वक्त सुनाया गया। इस फैसले में नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का हुक्म भी दिया गया था। तो आज से 4 साल कबल होने वाले इस फैसले ने पाकिस्तान की सियासत पर गहरे असरात मुरतब किए। जब नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म के ओहदे से हटाया गया था तो उस वक्त पाकिस्तान तरक्की की सिमत सफ़र कर रहा था। पाकिस्तान का ग्रोथ रेट आइडियल था, 5.6-7% था। दुनिया भर के जो मुआशी माहिरीन हैं वो प्रेडिक्शन कर रहे थे कि पाकिस्तान अगले 20-25 साल में दुनिया की बड़ी 20-25 मईशतों में शामिल हो जाएगा। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट अपनी पीक पे थी, बुलंदियों की तरफ गामजन थी। डॉलर के मुकाबले में रुपये को मुस्तहकम रखने की वजह से मईशत तरक्की कर रही थी। डॉलर एक जगह पे, रुपये ने डॉलर को बांध रखा था। इसके अलावा चाइना के साथ पाकिस्तान का एक सी पैक मनसूबा जो कि उससे पिछली हुकूमत आसिफ अली जरदारी और उसके दौर में शुरू हुआ था, वो मनसूबा जब नवाज शरीफ के दौर में आया तो सी पैक हो गई। तो नवाज शरीफ के दौर में ये मनसूबा गेम चेंजर के तौर पे लिया गया और इस पर बहुत काम हुआ, बहुत तेज़ी से काम हो रहा था। चीनी कंपनियां पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रही थी। पाकिस्तान में चीनियों की बड़ी तादाद जो है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद थी। आपको शहरों में भी चाइनीज़ मार्केटों में घूमते फिरते नज़र आते थे। तो लग यूँ रहा था कि ये मनसूबा बनने के बाद पाकिस्तान में बहुत डायनेमिक चेंज आएगा। तो इस हवाले से इन्वेस्टमेंट बड़ी हैवी चल रही थी। तो नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकालने के बाद शायद कार अब्बासी प्राइम मिनिस्टर बने, फिर उनका जो आखिरी साल था उसमें काफ़ी सारी चीज़ें बेहतरी की तरफ भी गई और गड़बड़ भी हो गई। लेकिन 4 साल पहले के हालात और आज के मुआशी हालात का तकाबली जायजा लिया जाए तो आज रुपया देखे लड़खड़ा रहा है, गिरा हुआ है और डॉलर बुलंदियों पर प्रवास कर रहा है। डॉलर
बहुत हाईएस्ट जा रहा है। तो खान साहब ने इक़्तिदार में आने के बाद लोगों को ये बताया कि नवाज हुकूमत ने रुपये को मसनूई तौर पर गिरने से रोक रखा था। खान साहब ने ईमानदारी के साथ, मुकम्मल ईमानदारी के साथ रुपये को गिराया, जिसके बाद ना सिर्फ पाकिस्तान में महंगाई का सैलाब आया बल्कि उसने हर चीज़ को तहस नहस करके रख दिया है। कर्जे दुगने हो गए। तो हुकूमत आज तक उस महंगाई के फ्लड के आगे बंद नहीं बांध सकी। वो ऐसा एक सैलाब खुला है महंगाई का कि उसने सबको लपेट में लिया हुआ है। हुकूमत ने तजारती खसारा कम करने के लिए दरामदी अशिया पर और बहुत सारी दूसरी अशिया पर पाबंदी लगा दी। उससे और ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। उससे आपका ट्रेड डेफिसिट तो कम हुआ, लेकिन उससे आपका कारोबार बिल्कुल जमूद का शिकार हो गया। बैंकों की शरह सूद, इससे बेहद इजाफा किया गया। आज तो शरह सूद 7% है, लेकिन ये 12-13% पे बहुत अरसा रही, तो मईशत का पहिया उससे बिल्कुल रुका रहा। आज हुकूमत के जो टारगेट है, खान साहब कहते हैं जी 5 साल मुकम्मल करेंगे तो ग्रोथ रेट 5.8 या 4% के आसपास ले जाएंगे। तो हुकूमत वो तमाम हदफ हासिल करने की सर तोड़ कोशिश कर रही है जो नवाज शरीफ छोड़ कर गए थे। यानी पिछले 3 साल में ग्रोथ रेट नेगेटिव रही है। इस साल 2-3 महीने पहले हुकूमत ने शोर मचाया जी हम पॉजिटिव में जा रहे हैं, और ग्रोथ रेट को जो है वो 5.6-7 पे ले जाएंगे। अब महंगाई और बेरोजगारी में बेहद इजाफा हो पिछले 3 साल से। नई नौकरियों का ना निकलना, यानी नई जॉब्स का क्रिएट ना होना, ये भी मुआशी बदहाली का बाइस बना है। तो हैरानकुन बात यह है कि 2017 को अगर आप रिकॉल करें तो 2017 में बहुत से पाकिस्तान के इदारे ऐसे थे जो बड़े परेशान थे, जो सेमिनार भी करते थे, लोगों से पूछते भी थे मईशत कैसे ठीक होगी, ये ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया है, ये बहुत सारी बाइंग हो रही है, ये मनसूबे लग रहे हैं, पैसा आ रहा है जा रहा पता नहीं चल रहा। तो कुछ परेशानी थी उन्हें। तो उस वक़्त जब तमाम इंडिकेटर बड़े अच्छे थे, उन्हें वो बिल्कुल मईशत ख़राब लगती थी। आज तमाम इंडिकेटर रिवर्स है, उल्टे हैं, तमाम इशारे ख़राब हैं, डाउनवर्ड्स है, लेकिन इसके बावजूद वो मुतमईन है। तो नवाज शरीफ को जो कामा रखने पर नाहिल करार दिया गया था, उस फैसले को मुतरादा फैसला समझा जाता है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि नवाज शरीफ को अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब करने की या चीन से ताल्लुकात बढ़ाने की सज़ा दी गई है। उसके बाद से आज तक पाकिस्तान के ना अमेरिका से ताल्लुकात अच्छे हुए हैं, ना पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात है। तो धूप छाँव का शिकार है ताल्लुकात। इस पर आज सलीम साफ़ी ने भी कॉलम लिखा है चीन के साथ ताल्लुकात के हवाले से, उसमें काफ़ी डिटेल है। अगर आप वो पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात इस वक्त कहाँ स्टैंड करते हैं। और अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात की सूरत हाल है वो तो आपको पता है। खान साहब इस बात से खासे नाराज़ है कि जो बाइडेन ना उनकी कॉल सुनते हैं ना उन्हें कॉल करते हैं। तो अमेरिका के साथ पाकिस्तान के वो ताल्लुकात जो ट्रंप के टाइम पे थे वो नहीं रहे, और चाइना के साथ जो ताल्लुकात नवाज शरीफ के दौर में थे आज वो नहीं रहे। सऊदी अरब के साथ भी ताल्लुकात बने, बिगड़े, ख़राब हुए। तो खारजा महाज पे खासी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। तो आखिरी जो इसका लुब्बे लुबाब ये है कि 4 साल बाद वो अलग बात है कि नवाज शरीफ पे क्या इल्ज़ाम था, क्या नहीं था, वो करप्ट थे नहीं थे, आज तक तो किसी जगह साबित नहीं हुआ। जो सज़ाएँ दी गई वो पता है किन केसेस में हुई और क्यों सज़ाएँ हुई। लेकिन 4 साल में इस बात से कतई नज़र कि उनको सज़ा ठीक हुई नहीं हुई, ज़रा दिल पे हाथ रख कर सोचें कि 4 साल पहले का पाकिस्तान कैसा था और आज का पाकिस्तान कैसा। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौज़ूआत आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत हैं, आगे बढ़ते हैं। और अहम खबर ये, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज शरीफ भी कोरोना वबा का शिकार हो गई हैं। उन्होंने अपना टेस्ट करवाया था जो मुस्बत आया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जमान मरियम औरंगज़ेब ने एक ट्वीट के ज़रिए ये बताया कि मरियम नवाज शरीफ का जो कोरोना टेस्ट है वो पॉजिटिव आया, जिसके बाद उन्होंने ख़ुद को घर में क्वारंटाइन कर लिया, यानी करंतना कर लिया, खुद को आइसोलेट कर लिया है। और तमाम लोगों के से दुआ की अपील की गई है। मरियम नवाज ने पिछले दिनों कश्मीर में को 23-24 जलसे किए बैक टू बैक, और वेल क्राउडेड, और वो पब्लिक के अंदर भी घूमती रहीं। इस बात को जानते बूझते हुए कि कोरोना फैला हुआ है, उन्होंने इंतहाबी मुहिम से बैकआउट नहीं किया। तो ये उनकी ब्रेवरी है
कि उन्होंने इस मामले में किसी खुद को बीमार होने के बावजूद जो हमारी इतलात है कि वो जो जब जलसे कर रही थी तो उस वक्त भी सिम्टम्स कुछ ऐसे थे जैसे शायद उनको कोरोना है, लेकिन उन्होंने उस इंतहाबी मुहिम से ख़ुद को हटाना मुनासिब नहीं समझा। तो ये एक अच्छी निशानी होती है किसी लीडर की कि वो हर किस्म के हालात में ख़ुद को एडजस्ट करता है। लेकिन बहरहाल उन्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। ये जो कहते हैं ना सियासत के मामलात है ये तो चलते रहते हैं, इसमें हार जीत भी होती रहती है। तो मरीम नवाज में जितने लोग कोरोना का शिकार है उन सब के लिए हम दुआ गो हैं और सबको अपना ख्याल रखना चाहिए। और फिर जब वो सेहतमंद होके आएंगी तो फिर उस पर बात होगी। लेकिन आगे बढ़ते हैं तो आज़ाद कश्मीर इलेक्शन की बात करते हैं। पीपल पार्टी के रहनुमा नबील गबूल ने एक बड़ा अहम इंकशाफ किया है, टॉक ऑफ द टाउन है, बड़ी अहम खबर है। देखते हैं क्या फरमाया नबील गबूल। यार देखो, आप जितने मासूम लगते और दिखते हो वो हो नहीं, फिर मैं जानता हूँ, बाकी ये मेरे दो साथी नहीं जानते होंगे। लेकिन आप समझदार बहुत है, ठीक है, समझे ना? तो समझदार को इशारा ही काफी है। मैं इशारा भाई यही मतलब हमें 16 सीटें कहा गया था कि देंगे कश्मीर में, हमें 11 मिला। हम फिर भी उस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। किसने कहा? लेकिन मैं ये समझ मतलब वोटर्स ने कहा, और किसका नाम लूँ मैं? अच्छा। तो मैं ये कहूँगा कि सिंध के अंदर यानी जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। नबील गबूल साहब ये कह रहे हैं कि हमें 16 सीटें देने का वादा किया गया था लेकिन 11 सीटें दी गई हैं, तो फिर भी हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो पीपल पार्टी इसी में खुश है कि उन्हें आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में 11 सीटें मिल गई हैं। तो समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है कि सीटें किसने दी होगी। अब ये वो इल्ज़ाम सहाफ़ी नहीं लगा रहे, ये किसी मीडिया ने इल्ज़ाम नहीं लगाया कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में किसको कितनी सीटें देने का फैसला हो गया है। अगर सहाफ़ी इस तरह के हक़ाइक़ बयान करते हैं तो उन्हें पता नहीं क्या क्या इल्काबात दिए जाते हैं। ये पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर मौजूद कदावर सियासतदान ये दावा कर रहे हैं, तो जाहिर है ये काम उन्हीं का है जो इलेक्शन को मैनेज करते हैं। अब वोटर बेचारे किसी को कैसे पता, या वोटर कैसे बता सकता है कि किस जमात को कितनी सीटें मिलेंगी? या तो पाकिस्तान का वोटर ऐसा है उस बेचारे को खुद नहीं पता होता कि वो जिसको वोट दे रहा है वोट उस तक पहुंचेगा भी या नहीं पहुंचेगा, या उसका वोट किसी और के डब्बे से निकलेगा। तो समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है कि 16 सीटें देने का किसने कहा होगा। अब पीपल पार्टी का एक सीनियर रहनुमा अगर उसको इस बात का इल्म है कि उन्हें कितनी सीटें दी जा रही हैं तो फिर पीछे क्या रह गया? इसे ही तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कहते हैं। और एक और बड़ी अहम खबर यह है कि वज़ीर इमरान खान ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ पर यह इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने उन्हें कई अरब रुपए की पेशकश की है कि वो पनामा केस से पीछे हट जाए। तो उस पर शहबाज शरीफ ने इमरान खान के खिलाफ हत्या की इज्जत का दावा कर रखा था। तो आज खान साहब ने एक तवील अरसे के बाद उसका जवाब जो है वो सेशन कोर्ट में जमा करा दिया गया। वज़ीर इमरान खान ने अपने वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र की वसातत से सेशन कोर्ट लाहौर में जवाब जमा कराया। अब जवाब बड़ा दिलचस्प है। खान साहब के जवाब में लिखा यह कि उमर फारूक नामी एक शख्स था, उसने आके उन्हें बताया कि कोई ऑफर है, अगर इमरान खान पनामा लीक की पैरवी करना छोड़ दे तो वो भारी रकम देने को तैयार है। अब रिश्वत की पेशकश के बारे में जैसे बताया गया उसी तरह ही बयान दिया है। इस जवाब में यह भी कहा गया कि शहबाज शरीफ की शोहरत उनके बयान के बायस नहीं बल्कि किसी और वजह से मुतासर हुई होगी। शहबाज शरीफ के इल्ज़ामात हत्या की इज्जत के दावे में नहीं आते। अपोजिशन लीडर ने कानून के मुताबिक 60 दिन में कोई मखसूस नोटिस भी नहीं भेजा। तो शहबाज शरीफ 2 दहाइयों से सियासी मुखालिफ हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बदनाम करने के लिए खुद कई बयानात दे चुके हैं। तो शहबाज शरीफ सियासी मामलात को अदालतों में घसीटना चाहते हैं। इसलिए खान साहब ने अपने जवाब में कहा कि शहबाज शरीफ का दावा झूठा है, बेबुनियाद है, हक़ाइक़ को मसख करने के मुतरादिफ है। इस दावे को जुर्माने के साथ खारिज किया जाए और अपोजिशन लीडर से कौंसल की फ़ीस भी वसूल की जाए। इस जवाब में यह भी इस्तदलाल इख्तियार किया गया है कि शहबाज शरीफ की शोहरत ही ऐसी है। बहुत से अखबारी हवालों में, बहुत सी अखबारात की खबरों में इस तरह की इतलात मौजूद थी
इसी वजह से उस पेशकश को जो है वो समझा गया कि शहबाज शरीफ की तरफ से ये पेशकश की गई है। अब ये बड़ा दिलचस्प जवाब जमा कराया है जनाब इमरान खान साहब ने। ये बड़ा अहम केस था और इस केस की बड़ी बाज़गश्त थी, इस इल्ज़ाम की बड़ी बाज़गश्त थी। खान साहब ने कहा था कि मुझे 10 अरब रुपए की ऑफ़र की गई है और शहबाज शरीफ का एक आदमी मेरे पास ऑफ़र लेके आया है कि इस केस से बैकआउट कर जाओ तो 10 अरब रुपया दिया जाएगा। तो खान साहब से सब ने पूछा जनाब नाम बता दें, बंदा कौन है, तो खान साहब ने कभी नाम नहीं बताया। 2-3 साल बाद पहली दफ़ा खान साहब ने एक शख्स का नाम लिया, उमर फारूक। अब ये उमर फारूक कौन है भी नहीं है, कोई फर्जी किरदार है, कोई तसव्वुराती ख्याल है, या ये उमर फारूक शहबाज शरीफ की तरफ से आया था, नहीं आया था, ये सब बातें सब एक साइड पे रख दी हैं और सीधा सीधा बड़े धड़ल्ले से कह दिया कि चूंकि शहबाज शरीफ की शोहरत खराब थी और शहबाज शरीफ की जो पहले से बहुत बदनाम थे, तो इसलिए खान साहब के इल्ज़ाम से उनकी बदनामी में कोई इजाफा नहीं हुआ। यानी अजीब बात है। वो कहते हैं ना कि तो किसी की जान पे बनाई और आपकी अदा ठहरी। यानी इतना बड़ा इल्ज़ाम जिसका एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल एक हाइप बन गई और इस पर खान साहब ने हर जलसे के अंदर इस बात को जवाज़ बनाया कि जी मुझे रिश्वत की ऑफ़र की गई है और आज उसका जवाब उन्होंने 3 साल बाद दिया और वो भी ऐसा जवाब है कि ना उसका सर है ना उसका पाँव है। तो इस पर जो अखलाकी एतबार से जो कम अज़ कम बनता है वो माफ़ी तो बनता है, लेकिन वो मेरा ख्याल है वो कहते हैं ना कि वो खान साहब के या खान साहब क्या कोई भी हमारे यहाँ माफ़ी तो बड़ी दूर की बात है, वो इस बात का इतराफ़ भी नहीं करता कि उसने कोई गलत बात की है, उससे कोई गलती हुई है या कोई गलत बयान दिया है। तो बहरहाल ये एक ऐसा केस है जिसने ये साबित कर दिया कि खान साहब के जो इल्ज़ामात मुस्लिम लीग नून पर इलेक्शन मुहिम के दौरान लगाए गए थे, बहुत से दीगर इल्ज़ामात, उनकी तरह ये इल्ज़ाम भी वैसा ही झूठा इल्ज़ाम है। जिस तरह खान साहब ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि नवाज शरीफ 300 अरब लूट कर ले गए हैं बाहर, तो आज तक वो किसी कोर्ट में साबित नहीं कर सके। फिर उन्होंने कई और इल्ज़ाम लगाए कि ख़जाना चोरी हो गया, फलाना चोरी हो गया, और 3 साल से हुकूमत मौजूद है, कोई एक एविडेंस नहीं निकाल सके सिवाय उन मुकदमात के जो पनामा लीक्स में कोर्ट के अंदर गए थे और जिनकी कोर्ट ने डायरेक्शन दी और उन्हीं के अंदर वो कन्विक्टेड हुए, जिनमें वो फ्लैट्स और वो सारी चीज़ें थी। तो ये है पाकिस्तान की सियासत का जो असल रंग है। इसलिए वो कहते हैं ना आज़ाद कश्मीर में जो खान साहब अभी वादा करके आए इस्तिस्वाब राय का, तो वो भी इसी तरह का कोई ऐलान है जिस तरह के खान साहब अपने जलसों में करते रहे। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी दोबारा कल।